योगेंद्र सर, एक सवाल और, वो ये कि अब आने वाले वक्त में जो विपक्ष में महागठबंधन की राजनीति है, जो अलायंस की पॉलिटिक्स है, उसका फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? महाराष्ट्र, यूपी के बाद बिहार में वो फेल नजर आ रहा है बीजेपी और एनडीए से लड़ने के लिए, और इसका वाइडर इंपैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स में और स्टेट्स में जहां इलेक्शन हो रहा है, वेस्ट बंगाल और असम खासकर, वहां कैसा दिखता है आपको अगले साल? देखिए, बिहार का चुनाव है। 90 के दशक में होता था कि बिहार का चुनाव पूरे देश की आपको एक छवि देता था, वैसा नहीं है। ये बिहार का चुनाव है, इसका महत्व वो नहीं है जो कि महाराष्ट्र के चुनाव का था या कि हरियाणा के चुनाव का था, जिसने लोकसभा के चुनाव को एक तरह से पलट दिया था। अगर बिहार में वही नतीजा आता है जो इस वक्त हमें दिख रहा है, तो ये दो लोकसभा चुनाव का दोहराव है, अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। इसका आने वाले चुनावों पे कोई बहुत बड़ा असर हो मैं नहीं देखता। असली चुनाव देखिए, आने वाले जो 4 चुनाव हैं उसमें तमिलनाडु और केरला के चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पे कोई बहुत बड़ा असर हो मैं नहीं समझता। हाँ, बीजेपी की निगाह, बीजेपी की चैलेंज है असम को बचाना, और बीजेपी के लिए अवसर है किसी तरह से बंगाल को हथियाना। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से कहें तो मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद गाड़ी का अगला स्टॉप है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नतीजे से आप देश के बारे में निष्कर्ष निकाल पाएंगे, ना बिहार के माध्यम से और ना ही जो आने वाले 4 चुनाव हैं, इनसे कोई राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कोई बहुत बड़ा निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। योगेंद्र जी, मैं आपसे 2 सवाल हैं, एक तो वो जंगल राज वाला नैरेटिव जो है और एक युवा वाला, क्योंकि 58%, अगर सबसे युवा की मैं बात करूं तो वो बिहार का युवा है। 58% 25 साल से नीचे, जो 22 साल 25 साल इस उम्र के लोग हैं, सड़कों पर उतरे थे सर। वो लाठियां खाई थी उन्होंने, 11-11 साल से पता ही नहीं है, उन्होंने परीक्षा तो दी है पर रिजल्ट का अब तक पता नहीं है, और उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि नौकरी का तो पता ही नहीं है। दूसरी चीज ये वही युवा भी है सर जो जंगल राज नैरेटिव एनडीए ने बनाने की कोशिश की, लेकिन ये तो वो वर्ग है ना सर जिन्होंने देखा ही नहीं है कि जंगल राज क्या है। हो सकता है अपने बड़े बूढ़ों से सुना हो। ये 2 सवाल मेरे आपसे। बहुत गंभीर बात आपने उठाई है। ये जो नौकरी का सवाल है, बिहार के पलायन, बिहार में जो रोजगार के अवसरों की कमी का सवाल है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा उठा। इसे जनसुराज ने भी उठाया। ये मुद्दा जब लोगों की जुबान पे था, लेकिन ये एक प्रभावी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। इसके 2 कारण हो सकते हैं। हालांकि जो मैंने एग्जिट पोल्स के परिणाम वगैरह देखे, उससे लगा कि शायद पहली बार युवाओं में महागठबंधन के वोट थोड़ा सा बेहतर हुए हैं, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन उतना बड़ा नहीं। जिसका एक प्रमुख कारण तो ये हो सकता है कि युवाओं में महिला पुरुष हैं, और महिलाओं में सरकार के बाकी कारणों से, नीतीश कुमार द्वारा टारगेट करने से, और आखिर में जो 10,000 रुपये की रिश्वत दी गई, अब इसे रिश्वत ही कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा, रिश्वत दी गई, इनका असर युवा महिलाओं पे था। तो युवा केवल युवा नहीं है, वो महिला और पुरुष है। और दूसरी चीज़ ये कि महागठबंधन एक ऐसी छवि प्रोजेक्ट नहीं कर पाया जिससे बिहार के तमाम युवाओं को ये लगे कि हाँ भाई, नीतीश कुमार सरकार तो असफल हुई, ये सरकार सफल होगी। इसमें तेजस्वी के पास एक एडवांटेज था। जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बेहतर नौकरियां दी थी, एक शुरुआती उनके पास अवसर था। लेकिन क्या कोई बहुत बड़ी योजना बिहार के सामने पेश हो पाई? अंतिम चुनाव के समय आप कह देते हैं कि आप इतनी सरकारी नौकरियां देंगे, वो बात तो गांव तक पहुंच भी नहीं पाती है। लेकिन कुल मिला के क्या महागठबंधन बिहार के सामने एक ऐसी क्रेडिबल योजना दे पाया जिसमें लोग यकीन कर सके कि हाँ भाई, हमारे आने से बिहार में रोजगार में ये बदलाव होगा? मैं समझता हूँ महागठबंधन और विपक्ष इस मायने में सफल नहीं हो पाया, और ये उनके लिए आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती। योगेंद्र जी, एक और बात जो हर कोई जानना चाहता है वो है प्रशांत किशोर क्या करेंगे। जाहिर है फैसला उन्हें करना है, लेकिन जो तीसरा विकल्प बनने की उन्होंने कोशिश की, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो जनता की नजरों में वो आकर्षण अपने लिए पैदा नहीं कर पाए, जबकि मुद्दे तो उन्होंने बड़े जमीनी उठाए थे? अभी तक हम इतना तो जान रहे हैं कि उन्हें सीटें ज़्यादा नहीं आ रही, शायद 1-2 आएंगी, इससे अधिक नहीं। उनके वोट कितने हैं इसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। मेरा अनुमान है कि वो कहीं 4-5% के करीब आएगा। 4-5% छोटा वोट नहीं होता। देखिए, प्रशांत किशोर का जो प्रयोग है 2 चीज़ें साबित करता है।
एक तो लोकतांत्रिक राजनीति की संभावना, मतलब कि अगर एक व्यक्ति शिद्दत से, मेहनत से 2-3 साल काम करे तो वो मुद्दा बना सकता है, और मीडिया अगर उसको जगह दे, जो कि मीडिया ने प्रशांत किशोर को दी, तो वो एक मुद्दा बना सकता है। मैं जब बिहार में घूमा, हर गांव में उसकी चर्चा थी, और जिन लोगों ने वोट भी नहीं दिया वो लोग उनकी बात से सहमत थे। तो ये लोकतांत्रिक राजनीति की संभावना बताता है। 4-5% छोटा वोट नहीं होता है। आज हर कोई बहुत आसानी से खारिज कर देगा, लेकिन मैं नहीं खारिज करूंगा। मैं समझता हूँ 4-5% अगर वोट आता है तो बहुत बड़ा वोट है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी सीमा बताता है, और सीमा ये है कि आप पेड एम्प्लॉय के थ्रू किसी जन आंदोलन को खड़ा नहीं कर सकते। अंततः प्रशांत किशोर ने जो अभियान किया वो प्रशांत किशोर का अभियान था, और उसमें जितने भी सैकड़ों लोग शुरू में लगे हुए थे उनमें से अधिकांश लोग पेड एम्प्लॉय थे जिनको तनख्वाह मिलती थी। इस देश में जन आंदोलन और जन संगठन सैलरीड एम्प्लॉयड के जरिए खड़ा नहीं किया जा सकता। ये भी एक लोकतांत्रिक राजनीति के लिए मैं तो कहूँगा एक शुभ लक्षण ही है, कोई बुरा लक्षण नहीं है। एनके सिंह साहब, आप कुछ बात करें। योगेंद्र जी नमस्ते, मैं एनके सिंह बोल रहा हूँ। एक आपका बड़ा कैंपेन अपनी लाइफ का रहा है एसआईआर के खिलाफ, और इतना बड़ा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको तस्दीक किया, आपका खैर मकदम किया, और बहुत ही आपको उसने बुलाया पर्सनली। सुप्रीम कोर्ट में आप जाके डिपोज हुए। एसआईआर पर आपका जो कैंपेन था, क्या इसका इस चुनाव पे रिजल्ट पड़ा है? पहला, और कहीं लगता नहीं है कि देयर इज़ ए वेरी पाल्पेबल साइलेंट रिवॉल्यूशन जो कि महिलाएं कर रही हैं, और बहुत ही साइलेंट है। लेकिन अगर आप उस आंकड़ों को देखें जिसमें कि महिला वोटर परसेंटेज पुरुष से क्रॉस करके अगर 300 महिलाएं वोटिंग बूथ पे आई हैं तो 180 पुरुष आए हैं, जबकि ये स्थिति रिवर्स थी आज से 20 साल पहले। तो क्या कोई साइलेंट रिवॉल्यूशन महिलाओं का है जो आप भी नहीं देख पाए, जो डिसर्न नहीं हो पाया? और एसआईआर का जो आपका प्रयास था वो किसी मायने का नहीं रहा, मतलब कि वो एक जिंदगी में आपको शायद एक असफलता का एहसास होगा। नहीं सिंह साहब, शुक्रिया दोनों सवालों के लिए। एसआईआर का कैंपेन किसी पार्टी को जिताने या किसी को हराने के लिए नहीं था। एसआईआर का कैंपेन का एक ही उद्देश्य था कि इस देश का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौम वयस्क मताधिकार सार्वभौम बना रहे, यूनिवर्सल बना रहे। और उसमें जैसा कि आप जानते हैं, पहले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन पार्टीज़ को घुसते ही कह दिया था, अरे भाई बिहार में 20% वोट तो फेक है, हम तो काटेंगे। तो जो 20% काटने की योजना थी, और 20% का मतलब कोई बिहार के 2.25 करोड़ वोटर, वो अंततः केवल 44 लाख पे रह गई। और उस 44 लाख में क्योंकि शुरू के डिलीशंस जो थे उसमें डेड वगैरह काफ़ी थे, तो मैं समझता हूँ उसमें जेन्युइन डिलीशन शायद जो नहीं होने चाहिए थे वैसे डिलीशन शायद 10-12 लाख ही होंगे। तो मैं तो समझता हूँ एसआईआर कैंपेन इस मायने में सफल रहा। मैं धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को भी करना चाहता हूँ कि जो 1.5-2 करोड़ का डिलीशन हो सकता था, अगर वास्तव में उन्होंने कागज़ों की जांच करके और वो सब किया होता जो चुनाव आयोग करना चाहता था, तो 1.5-2 करोड़ का डिलीशन घट के 44 लाख पे रह गया। ये तो मैं सफलता मानता हूँ। मैं नहीं समझता ये कैंपेन किसी एक पार्टी का पक्ष करने और उसे जिताने के लिए था।